कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इज कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शंस या फिर जो रुकावट पैदा हो रही है इन द पाथ ऑफ करंट और फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज में जितनी रुकावट पैदा हो रही है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और इसी का उल्टा एक मतलब कि जितनी आसानी से चार्ज फ्लो हो जा रहा है, जितनी आसानी से करंट फ्लो हो जा रहा है, उसको हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं। सर ये कौन सी बात है, कितनी आसानी से हो रहा है, उससे पूछ रहे हैं क्या हम? अरे नहीं, बेसिकली रेजिस्टेंस भी सिर्फ और सिर्फ इतने साथ क्वालिटेटिवली तो यही है कि कितना ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा हुए। बेसिकली इसको जोड़ा जाता है हीट जनरेटेड से। अच्छा, तो उसी का उल्टा एब्स्ट्रैक्ट वर्जन कंडक्टेंस है। कितनी ज्यादा सपोर्ट करता है कोई मटेरियल चार्ज के फ्लो को या फिर करंट फ्लो को। इसका क्या मतलब, बेसिकली ये क्वांटिटी सिर्फ इस बात के काम आती है कि हम दो बॉडीज को कंपेयर करा सकें कि कौन ज्यादा अच्छा कंडक्टर है। अच्छा, तो 1/r इज कंडक्टेंस। तो जो भी रेजिस्टेंस की डिमेंशन आने वाली है उसकी रेसिप्रोकल कंडक्टेंस क्या आने वाली है, यानी जितनी डिमेंशन पॉजिटिव थी वो निगेटिव हो जाएंगी, जो निगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएंगी। m1 था -1 हो जाएगा, l2 था -2 हो जाएगा, t-3 था +3 हो जाएगा, a-2 था +2 हो जाएगा। तो कंडक्टेंस की निकालने की जरूरत नहीं, रेजिस्टेंस अगर आता है तो कंडक्टेंस का ठीक उल्टा होगा। फिलहाल रेजिस्टिविटी पे आते हैं। अगर रेजिस्टेंस का बचपन में पूरा फॉर्मूला सुना हुआ है तो रेजिस्टेंस बराबर रो एल बाई ए होता है। वैसे तो इसका और भी विस्तृत फॉर्मूला है, पर ठीक है, इतना ठीक है, 10वीं में आपने यही पढ़ा है। आर बराबर रो एल बाई ए, और इस रो को नामकरण संस्कार के तहत हम लोग बुला करते थे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, और कोई भी बच्चा पागल हो जाए कि सर हमने तो दूसरा नाम सुना था, तो इसको बोलते थे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यार नहीं आया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता था, जानते हो ना सब। इस रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये दो बातें सीखी हैं भाई, तो कंफ्यूज मत होना। तो इसी के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है, करने तो यार क्या फर्क पड़ता है। तो रेजिस्टिविटी बराबर A/L इंटू रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस की डायमेंशन हम अभी निकाल चुके थे, ये निकली हुई है। और A/L, A फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड L फॉर लेंथ। तो A की डायमेंशन क्या बनेगी, L2, और नीचे क्या होगा L। तो एक L को मार देगा। तो बेसिकली यहां हो गया ये L2 और यहां हो गया ये L, और यहां बची डायमेंशंस किसकी, R की। तो ये निपट लिए। तो जो R की डायमेंशन उसमें एक L ही तो ऐड होना है। तो गौर से देखो, ये रेजिस्टेंस में L2 है, तो टोटल डायमेंशन क्या बनेगी, ML3T-3 A-2। ये आ गई रेजिस्टिविटी की। देखो रेजिस्टिविटी की ML3T-3 A-2। सिंपल। अगर रेजिस्टेंस आता है तो उससे रिलेटेड क्वांटिटीज तो आ ही जाएंगी। इसके बाद रेजिस्टिविटी की जगह कंडक्टिविटी भी एक चीज होती है, जो 1 रेजिस्टिविटी होता है। याद करो, कंडक्टिविटी जिसको सिग्मा से डिनोट करते थे वो 1/रू होता था। तो फिर से वही कंसेप्ट जो अभी रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस में लगाया कि रेसिप्रोकल है तो प्लस वाले माइनस और माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। इसी तरह अगर कंडक्टिविटी का पूछा जाए तो जितने प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। तो उसमें मरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आ जाएगा, वो मुश्किल नहीं है। फिलहाल अब आता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसके बारे में आपने कभी ना सुना, ना देखा, ना समझा। अभी भी कोशिश करेंगे कि एक छोटा सा आइडिया दे दें कि आपके दिमाग में एक विजन रहे, एक व्यू रहे कि हाँ एक परमिटिविटी ये होती है और इस कंसेप्ट से इसको लिया जा रहा है। फिलहाल तो 12वीं क्लास में आएगा, पहला चैप्टर जो आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां ये सीखेंगे। और सच पूछें तो 12वीं वालों को भी इतना खुल के ना समझाया जा सकता है। बहुत मुश्किल काम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को समझना। बोल तो देते हैं कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये है, वो है, पर इसको समझना इतना आसान नहीं, बच्चों का खेल नहीं है। ये बेसिकली मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरैक्ट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इंटरैक्ट करती है किसी दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड से, वो ये है। किसी भी मटेरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है, उसके बारे में जानकारी देती है, जो इतना आसान नहीं है इसको समझ पाना। फिलहाल जितना भी समझाया जा सकता है 12वीं क्लास में, उतना हम 12वीं के लेक्चर में सीखेंगे। फिलहाल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को देखते हैं। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज रखा जाए Q1 और यहाँ एक चार्ज रखा जाए Q2, तो दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप की फोर्स लगेगी। अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो दोनों के बीच में घनिष्ठ दुश्मनी हो जाएगी, पागल हो जाएंगे बिल्कुल, कौरव और पांडवों के जैसे, कि मार देंगे एक दूसरे को, रिपेल करेंगे। और दोनों अगर ऑपोजिट नेचर के हो जाए, एक प्लस और एक माइनस, तो क्या होगा, तो दोनों में प्यार मोहब्बत हो जाएगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कहेंगे दूर क्यों, मेरे पास आ जाओ। ये बचपन में हम लोगों ने सीखा हुआ है। अच्छा, फिर क्या होगा, तो जो ये फोर्स लगती है, इस फोर्स के बारे में जानकारी लें। नेचर ऑफ फोर्स को छोड़ दें, सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में जानकारी लें। तो हम ये सीखते हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड इज डिपेंडेंट ऑन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। R क्या है, इनके बीच की लीनियर डिस्टेंस। तो चार्जेस के मैग्नीट्यूड और बीच की लीनियर डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, Q1 Q2 के डायरेक्टली, और R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से हम एक चीज करते हैं कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगाते हैं K,
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यही एप्सिलॉन नॉट कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहलाता है ये? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आसान है, कोई टफ नहीं है। फिलहाल गौर से देखो क्या कर सकते हैं। फोर्स का जो मेरे पास फॉर्मूला आया वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बकवास बताइए, इसलिए कि आप थोड़ा सा कंफर्टेबल रहें कि जो 12वीं की चीजें हैं वो आसानी से आए और आपको डर ना लगे। खैर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा है, एप्सिलॉन नॉट के बारे में जानकारी ले रहा है। 1/4 पाई तो सन्नाटा है, अगर डायमेंशन की बात करें तो हम डायमेंशन पे ही आते हैं। एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेज दो तो 1/4 पाई एफ ऊपर नीचे, Q1 Q2 ऊपर, यहाँ आर स्क्वायर। 1/4 पाई तो बेकार है क्योंकि इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, इसको जाने देते हैं। आइए भाई फोर्स को लिख लेते हैं mlt-2। चार्ज को देखो, चार्ज होता है, अगर चार्ज को देखो तो करंट इंटू टाइम बराबर चार्ज, यानी एम्पियर इंटू टाइम बराबर चार्ज होता है। यहाँ पे चार्ज इंटू चार्ज है तो चार्ज का स्क्वायर, बेसिकली सेम चार्ज नहीं पर डायमेंशन तो सेम ही है। तो फिर अगर यहाँ पे Q1 Q2 के बारे में जानकारी लें तो वो हो जाएगा A2T2 करंट का स्क्वायर इंटू टाइम का स्क्वायर, और नीचे क्या है भैया L का स्क्वायर। अच्छा गौर से देखो क्या बनने वाला है, ये L स्क्वायर, ये L की पावर 3 बन जाएगा। ऊपर भेज दो क्या बनेगा, m की पावर -1 L की पावर -3। अच्छा ये t की पावर 2 ऊपर जाएगा तो t की पावर +2 हो जाएगा, +2 +2 4 हो जाएगा, और a की पावर 2। ये डायमेंशन आएगी एप्सिलॉन नॉट की। और से देखो मैच करती है क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस m-1 L-3 t पावर 4 a की पावर 2, बिल्कुल मैच करती है, बिल्कुल सही है। ध्यान रखें इस बात का, ये फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या क्या क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और ये होती है फोर्स का फॉर्मूला, कब? इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जब दो चार्जेस एक दूसरे के पास रखे हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। अगला देखें, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आइए देखते रहो भाई क्या है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं है, पर अगर आईसीएससी वाले बच्चे गौर से देखें, सीबीएसई में भी है 10th क्लास में, कि अगर एक कोई कॉइल रखी हुई है, क्लोज कॉइल, कॉइल का मतलब क्या है बेसिकली, ये सुना हुआ है ना, ये इसमें आउटपुट सोर्स लगा दिया जाए, ये यहां बल्ब लगा दिया, और ये सोलेनॉइड है बेसिकली। सोलेनॉइड तो सुना है ना, तो कई सारे वो जो गोल 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 कॉइल्स होते हैं उनका बना हुआ है सोलेनॉइड है, तो जो एक गोला है उसको कॉइल बोलते हैं। ऐसे कई सारी कॉइल्स हो, एक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो एक कॉइल को भी कॉइल बोलेंगे, कॉइल के कॉम्बिनेशन को सोलेनॉइड बोलेंगे। फिलहाल तो ऐसा कुछ है। इसके आसपास अगर एक मैग्नेट रखो, ये नॉर्थ ये साउथ, और इसको मूव कराओ, तो जब तक ये मूव होता रहेगा, इनके बीच रिलेटिव मोशन होता रहेगा, तब तक इसमें कोई ना कोई ईएमएफ इंड्यूस होता रहता है। हाँ होता रहता है, बहुत अच्छी बात। अगर ऐसा है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है तो उसमें करंट बहता है। हाँ इसको हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, और इसका लॉ दिया था फैराडे साहब ने, याद करो तो फैराडे का लॉ था ना, कि जब तक किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता रहेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब तक चेंज होती रहेंगी, तब तक इसमें कोई ना कोई ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। और ये ईएमएफ इंड्यूस का मैग्नीट्यूड उस बात पर डिपेंड करेगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना ज्यादा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना ज्यादा है। अच्छा ये दो लॉ इन्होंने दिए थे। हाँ अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मैग्नेट से जनरेट होती है? नहीं, करंट से भी जनरेट होती है। अच्छा गौर से देखो, यहाँ कोई प्राइमरी कॉइल, अगर ट्रांसफार्मर थोड़ा भी पढ़ा है तो प्राइमरी कॉइल के बारे में जानकारी होगी। मान लो एसी करंट है, एसी करंट क्यों लिया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी लगातार चेंज होती रहेगी। अब इससे निकलने वाला कोई ना कोई फ्लक्स तो होगा ही ना, बिंदास अपना, ये देखो फ्लक्स, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिंदास इससे निकल रही हैं। हाँ निकल रही हैं। इसी के बीच में अगर हम कोई फर्जी कॉइल अपनी रख दें और इसके बाहर क्या लगा दें, आउटपुट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की जगह बल्ब है, एलईडी है, कुछ भी व्हाटएवर लगा दें, तो ये लोड लगा दिया हमने, RL लोड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब अप्लायंस होता है, तो इसके थ्रू तो फ्लक्स चेंज हो ही रहा है ना। अब चाहे वो मैग्नेट लेके आए, करंट लेके आए, कुछ भी लेके आए, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक की वजह से दूसरे में आना। इसी की जगह दूसरा देखो क्या है, कि एक ऐसे कॉइल ले ली गई, अब यहां पे ये क्या लगा दिया, ये तो ये होता था कुछ, ये नहीं है,
बैटरी में तीर लगाने का मतलब वेरिएबल पोटेंशियल, वेरिएबल पोटेंशियल का मतलब इसके पोटेंशियल को बढ़ाया जा सकता है। तो इफ सपोज इसमें कोई करंट बह रहा है आई एंड दैट आई इज इंक्रीजिंग, हम करंट को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, व्हाटएवर, उसको चेंज कर रहे हैं, बेसिकली करंट को चेंज कर रहे हैं। तो गौर से देखो, धीरे धीरे हमने मान लिया कि करंट बढ़ा रहे हैं, तो धीरे धीरे इस कॉइल के थ्रू करंट बढ़ रहा है। तो इस कॉइल में इस करंट का अपनी भी तो मैग्नेटिक फील्ड है इस करंट की, हाँ बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्या वो इसी की अपनी मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से पास नहीं हो रही होगी? हाँ बिल्कुल हो रही होगी। वो जो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से पास हो रही है वो किस पे डिपेंड करती है? करंट के मैग्नीट्यूड पे करती है, 10th में पढ़ चुके हैं। तो जो करंट के मैग्नीट्यूड पे ये मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा है, अगर करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ा, हाँ बढ़ा। तो जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा वो इस कॉइल में बढ़ा, हाँ। तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ कॉइल में? हाँ हुआ। तो क्या अपनी एक नई ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा इसकी वजह से? हाँ बिल्कुल होगा। अपने ही करंट की वजह से अपनी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इंड्यूस हो गया, हाँ बिल्कुल ईएमएफ इंड्यूस हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, अपनी ही वजह से खुद में ईएमएफ इंड्यूस होना। अच्छा, मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात ये है कि ये सब आपका काम नहीं आएगा, ये सब आपको सिर्फ इसलिए कि आपको समझ आ जाए, बेहतर तरीके से पता चल जाए, कि याद रहे। काम क्या आएगा? तो जो ईएमएफ आपका इंड्यूस हुआ उसको बड़ा ही लिख लो, वैसे किताबों में छोटा ही लिख के मिलता है। ये ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ, ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल है, ध्यान रखना, ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल। सेम नहीं होते बट डायमेंशन सेम होती है। उसका मतलब होता है L टाइम्स डी आई बाई डी टी, ये फॉर्मूला है। और जो L है ये बेसिकली सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट है, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इसी तरह अगर सेल्फ वाला केस हो रहा है तो इस जगह सेल्फ वाला इंडक्टेंस आ जाएगा। इसी तरह अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है, दूसरी कॉइल की वजह से किसी और कॉइल में इंडक्शन हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, फॉर्मूला वही रहेगा m टाइम्स डी आई बाई डी टी, और इसको हम लोग बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट। इन दोनों की बातें करते हैं। गौर से देखो फॉर्मूला में ई एल डी आई बाई डी टी, ई एम डी आई बाई डी टी, तो एल और एम की डिमेंशन तो बिल्कुल सेम दिखाई देती है, हाँ बिल्कुल दिखाई देती है। व्हाट इज डी आई बाई डी टी? डी को समझो कि ऐसे डेल्टा, डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, और डेल्टा से तो सब फेमिलियर है ना कि डेल्टा का मतलब होता है चेंज। अगर ये चेंज बहुत छोटा हो जाता है तो हम लोग उसको डी लिखने लगते हैं, 11th में सीखेंगे फिर बेहतर तरह से समझ आएगा। फिलहाल तो इसको चेंज इन करंट, चेंज इन टाइम लिख लेते हैं। तो चेंज इन करंट मतलब करंट, चेंज इन टाइम मतलब टाइम। तो अगर एल की डायमेंशन हमें निकालनी हो तो हमारे लिए आएगी ईएमएफ की डायमेंशन इनटू टाइम की डायमेंशन, ऐसे लिख लेते हैं, अपॉन डायमेंशंस ऑफ करंट, यही आएगा। और यही तो डायमेंशन आने वाली है एम की, एम की भी यही डायमेंशन। अपॉन ना समझना भैया, इसको और लगा लो यहाँ पे, वरना अपॉन समझ लोगे। एम और एल की डायमेंशन। ईएमएफ क्या है? वो तो हमने बोला पोटेंशियल के जैसा ही है, खैर जानते भी हो, 10th में पढ़ चुके हो, ईएमएफ इज सिमिलर टू पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या था अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ याद करो तो ml2 t-2, ये वर्क डन हो गया, अपॉन चार्ज, चार्ज इज a इंटू टी, और वो ऊपर आएगा तो क्या बनने वाला है? a-1 t-1, तो इसको निपटा दो तो यहां बन जाएगा 3। फिलहाल तो रटना भी है भैया, पोटेंशियल तो पक्का पक्का रट लेना, लिखा हुआ है ml2 t-3 a-1, ये हो गया। अब यहां पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है? t फॉर टाइम, तो यहां लिख लेते हैं टाइम, अपॉन करंट क्या है बेटा? करंट है a इंटू टी, सॉरी करंट तो सिर्फ a ही है, चार्ज नहीं है वो, करंट है। अच्छा, तो गौर से देखो, तो ये वाला t इस -3 को निपटाएगा तो सिर्फ 2t छोड़ेगा, ml2 t-2, ये a ऊपर जाएगा तो a की पावर -2 बन जाएगा। ये क्या बन गया भैया? इंडक्टेंस की। गौर से देखो इंडक्टेंस की बन रही है क्या? ml2 t-2 a-2, ml2 t-2 a-2, बिंदास बन रही है। मुद्दे की बात क्या है? फॉर्मूला रटा होना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं रटा तो भैया प्राण निकल जाएंगे। शुद्ध रट्टाफिकेशन है 11वीं क्लास में डायमेंशंस को पढ़ना। महाबेवकूफी है कि इसको 11th में डाला गया है, इसको बहुत बाद में पढ़ाना चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है, कर लो, दिया जा रहा है, तुम जीत नहीं सकते हो तो यही कर लो। आगे देखो कहां पहुंचे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। आइए भैया डाइपोल मूवमेंट, सबसे पहले तो सीखो डाइपोल क्या होता है, उसके बाद कहानी याद रहेगी। डाइपोल, डाइपोल क्या है? एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट नेचर का। कैसा कैसा? सेम मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट नेचर का। अगर एक कूलम है तो दूसरा एक ही कूलम होना चाहिए, 1.3 कूलम है तो 1.3 ही होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में बिल्कुल चेंज नहीं आना चाहिए। अच्छा, बहुत छोटी दूरी पर रखे गए हो, ये स्मॉल आर है और स्मॉल आर इज बहुत छोटा,
बहुत छोटा। अगर ऐसा रख दिया जाए तो हम लोग कहेंगे कि ये डाइपोल बन गया। सेम मैग्नीट्यूड के दो ऑपोजिट नेचर के चार्जेस बहुत छोटी दूरी में अगर सिस्टम बना के रख दिए जाए तो हम कहेंगे कि ये डाइपोल बन गया। अच्छा, ये डाइपोल कहां बने होते हैं? तो याद करो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, करो। HCl, सबको पता है कि ये भाई साहब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है और ये बेचारा गवार है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है। तो जब भी कभी हम बॉन्ड देखें H सिंगल बॉन्ड Cl, तो Cl के पास ये लोन पेयर्स हैं, हाँ लोन पेयर्स हैं, तो क्या होगा, ये जो बॉन्डेड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी तरफ खींच लेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, तो बॉन्डेड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ज्यादा आ जाएंगे। तो ज्यादा आने की वजह से चार्ज का जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा वक्त बिताने लग जाएगा, तो इसको दुख होने लग जाएगा, इसको ऐसा महसूस होगा कि मेरे पास से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। डेल्टा का मतलब पूरे इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज है, इलेक्ट्रॉन से कम तो सर होता ही नहीं, बेसिकली ये इफेक्टिव चार्ज है। अगर इतना चार्ज होता तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता उतनी इसके पास आ गई है। वो सब बात की बातें केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, 11th की तो सीख लेंगे, लेकिन फिलहाल ये 10वीं में हमने सीखा है डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस चार्ज। अब गौर से देखो, कुछ चार्ज यहाँ, कुछ चार्ज यहाँ, जितना यहाँ पॉजिटिव इंड्यूस हुआ उतना ही यहाँ निगेटिव इंड्यूस हुआ। क्या दूरी बहुत छोटी है? क्या दूरी एंगस्ट्रॉम्स में है, नैनोमीटर्स में है? हाँ, दूरी बहुत छोटी है, चार्ज ऑपोजिट नेचर के हैं और बराबर हैं, तो ये क्या बन गया? डाइपोल। अब डाइपोल इसीलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि डाइपोल की जानकारी अगर हमें मिल जाए सिस्टम की, तो हम बेसिकली इस तरह के मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अच्छा, तो मतलब यहाँ एप्लीकेशन निकल के आता है, कंसेप्ट को समझना इसीलिए इंपॉर्टेंट है, आप एप्लीकेशन को समझ सकते हैं। फिलहाल ये हो गया। बीच की दूरी कितनी लिखी बेटा हमने? r लिखी। अच्छा, अब गौर से समझना, डाइपोल मूवमेंट को डिफाइन करते हैं, डाइपोल मूवमेंट, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट लिख लेना, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी होता है। खैर उनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। p से डिनोट करते हैं, स्मॉल p से, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, जानते हो वेक्टर क्वांटिटी? तो तीर लगा के दिखाते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला होता है, कोई भी एक चार्ज ले लो और चार्ज से दोनों चार्जेस के बीच का मल्टीप्लीकेशन करा लो। जनरली किताबों में इस r की जगह 2a लिखा होता है, तो 2a 3a 5a कुछ भी लिख लो, है तो बेसिकली चार्ज के बीच की दूरी। तो ये जो है ना, ये निकल के जो आया, ये डाइपोल मूवमेंट कहलाता है। चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज का मतलब है a इंटू टी, और r का मतलब क्या है? l, तो लिखेंगे क्या? l t a, l t a, अटल। कहां गया अटल? क्या है अटल? कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझते जाएं, पूरा वीडियो देखें और एक बार देखने के बाद दोबारा नोट्स बनाएं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्या है भैया? अगली डिमेंशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आइए देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। बहुत मतलब टॉपिक तो बहुत अच्छा है, फिलहाल के लिए बहुत टफ हो रही है, समझ आने वाला नहीं है, फीलिंग आने वाली नहीं है, बिल्कुल फीलिंग नहीं आएगी। फिलहाल इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको फीलिंग आ जाए कि है क्या। 12वीं कक्षा में जब पहुंचोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में सबसे पहले तो फ्लक्स 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 खूब सारा इतना मटेरियल खिला दिया जाएगा कि गॉस लॉ समझना, ये समझना, वो समझना बहुत आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, एरिया वेक्टर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तब जाके फ्लक्स कहीं समझ आता है। फिलहाल तो थोड़ा सा समझा देते हैं कि कहानी क्या है, और गॉस लॉ से इसको निकाल लेंगे आसानी से, इसकी डायमेंशन क्या है। आइए देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। बेसिकली एक चार्ज रखो तो उस चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। जिस तरह तुमने आज तक मैग्नेटिक फील्ड को समझा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, किससे किसे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हो ना, नॉर्थ से निकलती साउथ में घुस जाती है, वैसे ही कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। किसका करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। लगभग प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसी ही हैं, पर कुछ थोड़ा सा अंतर होता है, वो हमारा चर्चा का बिल्कुल विषय नहीं है। फिलहाल तो बस इतना समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है बड़े बिंदास तरीके से, चारों दिशाओं में बिंदास, ओए ये निकली। यहीं पर हम क्या करें, अपनी मर्जी से एक स्फीयर ड्रॉ कर लें। मान लो कि इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर चार्ज रखा था, एक स्फीयर है, स्फेरिकल मटेरियल है, स्फेरिकल मटेरियल के अंदर चार्ज रखा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही चारों तरफ बाहर, लाइन से हम समझ रहे हैं। इस स्फीयर का एक छोटा सा एरिया हमने ले लिया, डी ए, वही डी, डेल्टा ए छोटा एरिया, डेल्टा ए बहुत छोटा हो जाए तो डी ए। अच्छा, अब हम क्या करें, इस जगह पर जो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का
इस dA से मल्टीप्लाई करा दें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस dA से मल्टीप्लाई करा दें, तो हमारे पास निकल के आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या निकल के आता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या निकल के आता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किससे? इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इस जगह पर क्या मैग्नीट्यूड है, और जो छोटा सा आपने एरिया ले रखा है, उस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मल्टीप्लिकेशन कराने पर क्या निकलता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको और आसान भाषा में समझें, और एक थ्योरम है छोटी सी, गॉस थ्योरम। नाम लेने पर डरना मत, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम कैसा गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम बेसिकली एक वैज्ञानिक का नाम है, इज्जत से लेना चाहिए। गॉस भाई साहब की थ्योरम है, बहुत शानदार है, सिमेट्रिक एरियाज में लगती है, कोई बात नहीं, वो सब जाने देते हैं। ये बताते हैं कि जब ये सारा ड्रामा कर लोगे तो जो टोटल फ्लक्स आने वाला है, वो चाहे स्फेरिकल सरफेस लो, क्यूबिकल लो, या कोई भी लो, क्लोज डायमेंशन लेते हो, तो वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट आने वाला है। व्हाट इज Q? चार्ज। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अगेन जो आपने पहले देखा था, वो आने वाला है। तो हम E डॉट DA से भी चाहें तो निकाल लें। E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल चुके हैं, पर एरिया DA हो चाहे बड़ा A हो, है तो एरिया, तो L2, तो इसमें अगर L2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन आ जाएगी, और चार्ज और एप्सिलॉन नॉट से निकालना चाहो तो भी आ जाएगी। और भैया चार्ज और एप्सिलॉन नॉट से भी निकाल लेते हैं, और फिर इससे भी निकाल लेते हैं। चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है एम्पियर इनटू टाइम, और व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट हम पहले निकाल चुके हैं, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है m-1 l-3 t4 a की पावर 2। सॉल्व करो भाई साहब, क्या आने वाली है, गौर से देखो। m चला गया ऊपर, l-3 हो जाएगा, तो l हो जाएगा +3, t ऊपर जाएगा -3 +1, तो t की पावर -3 हो जाएगा। फिर आएगा एरिया की पावर -1, क्योंकि एरिया ये -2 हो जाएगा, ये एरिया, सॉरी एम्पियर, एम्पियर एरिया नहीं, संभाल लेना भाई, थोड़ा सा गलती हो गई, एरिया नहीं एम्पियर। ये बन गई डायमेंशन। अच्छा, E डॉट DA से निकालना चाहो तो E डॉट DA से भी निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या लिखी हुई है? MLT-3A-1, और यहीं पर DA क्या हो जाएगा? L2, तो क्या ये बन जाएगा L1, L2 क्या बन गया? L3, T-3A-1। बिंदास, मैच करें जरा, हो रहा है? हाँ हो रहा है, यहाँ मैच करें जरा, हो रहा है? ये क्या लिखा है? सन्नाटा। भैया यही सही है। इवन आई हैव कमिटेड सम ब्लंडर ओवर हियर, बिल्कुल कबाड़ लिख दिया है, ये नहीं है, गलती से लिख गया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं मानना है, पूरी तरह इरेज कर दीजिए इसको। क्या आएगा? रेड मार्कर कहाँ है? जेब में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये आएगा भाई, ML3T-3 A की पावर -1, A की पावर -1, ये आएगा भाई। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। जो पहले लिखा था थोड़ा सा गलती हो गई थी, खैर यहाँ जो लिखा था उसमें गलती हो गई थी, बाकी सब में सही लिखा है, यहाँ थोड़ी सी एरर था। जो निकाला है बिल्कुल सही है। दो फॉर्मूला से निकल आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर E डॉट DA, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। E डॉट DA, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, छोटे छोटे फॉर्मुलाज हैं, आराम से मगअप हो जाएंगे, उसके बाद सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगली क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स। आओ भाई मैग्नेटिक फ्लक्स देखो, बड़ा आसान है, आप 10वीं क्लास में रहकर भी इसको सॉल्व कर सकते थे। क्या क्या क्या? 10वीं क्लास में, अभी तो 11वीं के हिसाब से डिफिकल्ट था, 10वीं में रहकर इसको सॉल्व कर सकते थे। देखिए कैसे कर सकते थे। आप लोगों ने अभी अभी देखा कि जब भी कभी इंडक्शन की बात हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात हो, तो हम लोग ये जानते थे कि कोई कॉइल है, मान लो ऐसे कोई कॉइल बनी हुई है, ये बिंदास कॉइल है, ये क्लोज्ड है, मतलब सिर्फ इतना दिखा रहे हैं, ये आगे करके किसी सर्किट में क्लोज्ड होगी, ये पूरा सर्किट क्लोज्ड है, ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ कुछ बढ़िया तरीके से बह रही है, ओए 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 ओए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या इसमें से जो पास हो रही है वो अगर चेंज होने लग जाए, तो हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। हाँ, क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो हम लोग ये बात जानते थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो हम लोगों ने 10th में फॉर्मूला पढ़ा है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड बराबर माइनस टाइम्स एन, एन फॉर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, डी फाई बाई डी टी, डी फाई बी। यहां जो फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स, अच्छा ऐसा ही सीखा है ना। और ये क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत अच्छा।
नंबर ऑफ टर्न्स मतलब सिर्फ नंबर है, 100 कॉइल्स हैं, 200 कॉइल्स हैं, 1000 हैं, 2000 है, 5000 10,000 है, जितना भी हो है तो नंबर। नंबर है तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, इसमें डी नहीं होना चाहिए, डी लेस होना चाहिए। डी लेस मतलब डायमेंशन लेस होना चाहिए। अच्छा, तो अगर डायमेंशन के हिसाब से देखें तो ई का फॉर्मूला बनना चाहिए डी फाइव बी बाई डी टी। हाँ, तो डी फाइव बी क्या बनेगा, डी फाइव बी बनेगा ई इंटू डी टी। वट इज ई, ईएमएफ, वही पोटेंशियल, और डी टी क्या है, टाइम। तो फ्लक्स की जो डायमेंशन आएगी वो आएगी डायमेंशंस ऑफ ईएमएफ एंड डायमेंशंस ऑफ टाइम। बहुत बढ़िया। ई की डायमेंशन देखो क्या होती है, ई फॉर ईएमएफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ईएमएफ, ईएमएफ मतलब पोटेंशियल। पोटेंशियल की अगर चर्चा करें तो हम पहले लिख चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ml2t - 3 - 1, ml2t - 3 a - 1 याद करो। तो वर्क डन से चार्ज को डिवाइड, वर्क डन को चार्ज से डिवाइड कर दोगे तो पोटेंशियल आ जाएगा, वही ईएमएफ है। तो वर्क डन क्या होता था, ml2t - 2, और नीचे चार्ज है तो क्या आएगा, a t, t ऊपर जाएगा t - 3 बनाएगा, a ऊपर जाएगा a - 1 बनाएगा, और टाइम तो अकेला टाइम ही था। तो गौर से देखो क्या बन गया, ये ml2, ये प्लस ये माइनस, तो t - 2 a - 1, क्या सही है, ml2 t - 2 a - 1, बिल्कुल बिंदास परफेक्ट निकल के आ रहा है। जय हो। ओके, अगला देखें, समझ आया। देखो ये 10th का, इसमें 12वीं है तो खैर 12वीं का, पर 10वीं में पढ़ा है तो इसमें रोने गाने की जरूरत नहीं, ये भी पूछा जा सकता है। तो टीचर सोच समझ के क्वेश्चन डालता है 11th में कि जो आपने पहले पढ़ा है, फिर आप कहोगे सर ये फ्लक्स फ्लक्स क्या होता है, तो डरो मत, जो है वो है। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, आइए परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है, समझाने के बहुत तरीके हैं। एक 12वीं क्लास में मैग्नेटिज्म में आएगा, 10वीं में भी सुना होगा, बायट सवर्ट लॉ। बायट सेवर्ट लॉ, बायट सेवर्ट लॉ ये कहता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो जिसमें आई करंट बह रहा हो, उसका छोटा सा एलिमेंट ले लो डीएल, एल का मतलब लेंथ, डीएल मतलब बहुत छोटी हुई छोटी लेंथ, से कुछ दूरी पर कोई पॉइंट हो पी, इसको मिला लीजिए, मिलाने के बाद इसको थीटा बोल दीजिए। तो यहां पे जो इस पॉइंट पर इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाई आर वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। खैर यहाँ पे कोई एक यूनिट वेक्टर भी लगा लो, खैर ये सब जाने दो, ये सब यूनिट वेक्टर क्या है, सब क्या है, आर ये दूरी है, ऐसा कुछ होता है। इसमें से ये जो म्यू नॉट है, इस म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। व्हाट वाज परमिटिविटी, जैसे बताया था कि परमिटिविटी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे मटेरियल इंटरैक्ट करेगा, किस तरह बिहेव करेगा, उसको समझाती है। उसी तरह कोई मटेरियल किसी मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह बिहेव करेगा उसके बारे में जानकारी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस देती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए परमिटिविटी और मैग्नेटिक फील्ड के लिए परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है। खैर बहुत बड़ी गंदगी है, इस फॉर्मूले के हिसाब से निकालना हो फिर दोबारा लिख देते हैं, देख लो भैया, डीबी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाई आर स्क्वायर। अब इसकी निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, इसकी यूनिट टकला होती है, याद होगी, आई फॉर करंट है, करंट का मतलब एम्पियर, डीएल लेंथ है तो मीटर, आर लेंथ है तो मीटर, ये वाई सब लेंथ है तो मीटर। अगर आपको टकला की डायमेंशन आती है तो आपको सब आता है, तो फिर आप इससे निकाल सकते हैं म्यू नॉट को। पर म्यू नॉट को किसी और तरह से भी निकाल सकते हैं, और से देखो कैसे, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, सबको पता है। हाँ, ये स्पीड ऑफ लाइट सही मानो में मैक्सवेल ने प्रूव किया कि इस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के कॉम्बिनेशन से ही निकलती है। तो ये जो सी है, दिस इज 1 बाई रूट ओवर म्यू नॉट ई नॉट, हाँ यही होती है। तो इसमें से म्यू नॉट कैसे आएगा, इसको ऊपर भेज दो, सी को नीचे भेज दो, स्क्वायर कर दो, तो जो म्यू नॉट की वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर। अगर स्क्वायर करोगे तो फिर ये निकल लेगा, इसको ऊपर इसको नीचे भेज दो। गौर से देखो, व्हाट इज सी, सी इज एल टी माइनस 1, हाँ सी एल टी माइनस 1 है, स्पीड ऑफ लाइट है, किसी की भी है तो स्पीड। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट निकाल चुके हैं, तो म्यू नॉट की देखो क्या आई, म्यू नॉट की डायमेंशन एक तो एप्सिलॉन नॉट का रेसिप्रोकल बना दो और एल टी माइनस 1 का भी रेसिप्रोकल बना के जोड़ दो। खैर फिलहाल देखो क्या हुआ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या बनेगी, m - 1 l - 3 t टू पावर 4 a की पावर 2, ये हुआ।
अच्छा, ये नीचे था, जब ये ऊपर जाएगा तो निगेटिव वाले पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले निगेटिव, तो भैया यहाँ प्लस लगा लो, इन दोनों में माइनस लगा लो। अब ये LT -1 है C, पर यहाँ क्या लिखा हुआ है C स्क्वायर, तो यहाँ क्या 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, पर जब ये ऊपर जाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो लिख लो भाई यहाँ पे क्या लिखोगे, L की पावर -2 और T की पावर +2। अब मल्टीप्लाई करा लो, देखो क्या बनेगा, M, उसके बाद L की पावर -2 तो हो जाएगा L, T की पावर +2 तो हो जाएगा T की पावर -2, A की पावर -2, ये बन गया MLT -2 A -2, बिंदास, परफेक्ट, सही आ रही है, कोई दिक्कत। तो हम यहां से भी निकाल सकते हैं, बायट-सेवर्ट लॉ से भी निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ये कंसेप्ट जो लिखा हुआ है आपके सामने, ये यहां से भी निकाल सकते हैं। तो आसानी से म्यू नॉट निकल आया। हाँ सिंपल है, ये सब याद करो तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाया था तो वहां सिखाया था 10th क्लास को। अच्छा, इसको हटाते हैं। अभी अगर इस फॉर्मूले में सोचो, अगर तुम्हें म्यू नॉट पता है तो तुम मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल लोगे, होमवर्क है, करो आराम से। अगली देखो क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अच्छा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या है भैया, आइए देखिए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं M से, बड़ा M, और इसकी डायमेंशन होती है I, इसका फॉर्मूला होता है I × A। व्हाट इज I? I फॉर करंट, A फॉर एरिया, I फॉर करंट, A फॉर एरिया। अच्छा, गौर से देखो क्या कहानी है कि मान लो किसी कॉइल में, ये सर्कल है ना, सर्कुलर लूप है, सर्कुलर कॉइल है, इसमें कोई करंट बह रहा है, ऐसे I करंट बह रहा है, रेडियस कितनी है R, तो इस सरफेस का एरिया कितना बनेगा πr², और करंट कितना बह रहा है I, यही है बड़का M, इसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा, अब गौर से देखो, ये शानदार कहानी क्या लिखी हुई है, एरिया, एरिया का मतलब L2, ये कहानी क्या लिखी हुई है, करंट, करंट का मतलब क्या हुआ, करंट का मतलब क्या हुआ, सोचो, A क्या बना, A × L2, तो L2A ला, दो बार L एक बार A, क्या आया भैया L2A, परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर आ गया। फॉर्मूला याद रखेंगे, काम हो जाएगा। अब तीन छोटी छोटी बातें और बची जो यहां लिखी हुई है, एक आता है मैग्नेटिक इंडक्शन, एक आता है मैग्नेटाइजेशन, एक आता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। दिमाग में एक बात रखना, ये नीचे लिखा हुआ हिडन कंसेप्ट, समझाने नहीं वाले हैं इस वीडियो में किसी कीमत पे, 12th में ही समझ आएगा। जो जिसको अभी तक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का जाप लगाते आए थे अभी तक, जो यहाँ पे डीबी लिखा हुआ था, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है मैग्नेटिक इंडक्शन। जब भी कभी मैग्नेटिक फील्ड को सही टर्म्स में बोला जाए तो उसे मैग्नेटिक फील्ड ना बोल करके मैग्नेटिक इंडक्शन बोलना चाहिए। किसी भी जगह पर, किसी मटेरियल के अंदर, किसी स्पेस में जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, और उसकी डायमेंशन होती है MT -2 A -1। वहां से निकालोगे तो यही आने वाली है जो बायट-सेवर्ट लॉ लिखा था, निकाल के देखना मैच करेगी। उसके बाद मैग्नेटाइजेशन क्या है, मैग्नेटाइजेशन इज नथिंग बट, छोटी सी चीज है कि अगर किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो मटेरियल में कुछ कुछ होता है, उसके अंदर कुछ गुड़गुड़ गुड़गुड़ होगी, फिर वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कुछ ऐसे अजीबोगरीब, कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी, नॉट कांस्टेंट, नॉट नेसेसरी कि वो कांस्टेंट ही हो, इसके बीच में कोई एक अपना मटेरियल रखा है, मान लो आयरन टाइप्स, तो ये बाहर कुछ मैग्नेटिक फील्ड थी, अब इस मटेरियल के अंदर, पहले मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं था, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये मैग्नेटाइज होने लग जाएगा, तो डाइपोल मूवमेंट इसमें डेवलप होंगे। ध्यान रखना कि जब भी कभी मैग्नेट बनेगा तो उसमें डाइपोल होते हैं, मोनोपोल होता नहीं, बचपन में पढ़ चुके हैं। तो डाइपोल होगा तो डाइपोल मूवमेंट होगा, ठीक, डाइपोल मूवमेंट होगा। अब अगर डाइपोल मूवमेंट इसके अंदर डेवलप होगा तो डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो डेवलप हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बोल देते हैं, किताबों में इसी तरह लिख के मिलता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कि मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर जो उसके अंदर मटेरियल की प्रॉपर्टी से डेवलप हुआ, वो वाली मैग्नेटिक फील्ड यानी डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो इंड्यूस हुई, उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटाइजेशन। उसकी डायमेंशन लिखी हुई है, रट्टा मारना, इससे ज्यादा 11th की शुरुआत में तो बताना, आपका भी सर खाना है, अपना भी सर कपाना है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है समझो, जो बाहर की कहानी है वो मटेरियल के अंदर आके, जरूरी नहीं है
कि उतनी ही रह जाए, उतनी ही अंदर जाए। जैसे कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं कि आपने ऐसे मटेरियल रखा, शुरुआत में मैग्नेटिक फील्ड बड़ी सुंदर थी, ऐसे शानदार, ये मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल बढ़िया थी। आपने कोशिश करी कि यहाँ कोई मटेरियल रख दिया जाए ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड में रहकर मैग्नेटाइज हो जाए। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि इन मैग्नेटिक फील्ड को अपने से दूर करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल इनके अंदर जाएंगी ही नहीं, पर इन मटेरियल की कुछ ऐसी आदत है कि जितना ज्यादा रिपेल कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, उतना ज्यादा रिपेल करते हैं। जबकि बाहर देखो तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, पर मटेरियल के अंदर आ जाओगे तो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड उतनी एंटर नहीं कर पाई जितनी कर सकती थी, जितना हमें लॉजिकली लगता है वो करेगी नहीं। इसी तरह कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो कि बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर अट्रैक्ट करने की आदत रखते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक, पहले वाले को डायामैग्नेटिक बोलते थे। 11वीं में केमिस्ट्री में शुरुआत में ही पढ़ा दिया जाएगा डायपोल मूवमेंट के हिसाब से। अच्छा, ये अब और सोचो, बाहर कम थी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास आ गई, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो गई। ये जो अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड अंदर आई है, तो एक तो वो बाहर वाला कंपोनेंट जो कि अंदर आ गया है, और एक ये भाई साहब जिनके अंदर खुद डेवलप हो गया। ये दोनों हिस्सा मिलाकर के ही तो मटेरियल के अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक इंडक्शन थी। इसका एक हिस्सा मैग्नेटाइजेशन जो मटेरियल ने इंड्यूस किया, और एक हिस्सा ये जो कि अंदर जाने के बाद बाहर वाली फील्ड जब अंदर गई तो उसकी क्या वैल्यू हो गई, जिसका मटेरियल से कोई मतलब नहीं है। अंदर बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के अंदर जाके पास हुई या दूर हुई, तो जितनी क्वांटिटी, जो हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड का अंदर चला गया, जो इंड्यूस कर रहा है बेसिकली, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो उसकी डायमेंशन L-1 A लिखी हुई है। रट्टा लगाना है, सीधा सीधा शुद्ध रट्टाफिकेशन है, ना इससे बच सकते हैं, ना बचा जा सकता है, ना बचना चाहिए। प्रेम पूर्वक पढ़ते रहिए, जितना समझाया जा सकता था बहुत डिटेल्ड समझाया गया है, बहुत अच्छी तरह, और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आपको रटाया नहीं गया है। अगर आप वीडियो को एक बार देखें और देखने के बाद दोबारा नोट्स बनाएं, तो आई डोंट थिंक इसमें से कुछ भी ऐसा है जो पूछा जाए और आप ना बता पाए। तो 100% मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे आपके इस पूरे लेक्चर सीरीज को। अगर आप डायमेंशंस की देखेंगे तो डायमेंशंस का कोई क्वेश्चन आपसे बचने वाला नहीं है। अगला वीडियो जेई प्रॉब्लम्स पे रहेगा। फिलहाल तो ये देखते रहिए, धन्यवाद।